अगर आप आईटीसी लिमिटेड को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि इस टाइम आईटीसी पे लोगों के दो तरह के व्यूज़ बन गए हैं। एक वो लोग हैं जो कि समझते हैं ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में आईटीसी हमें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्ट करने की, या फिर ये एक वैल्यू ट्रैप है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें अगर आप 7 साल से इन्वेस्टेड होते तब भी अभी आप निगेटिव रिटर्न्स में होते। सिर्फ आईटीसी में ही नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी साल 2000 से 2010 तक कोई भी रिटर्न्स नहीं दिया था इन्वेस्टर्स को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी साल 2008 से 2017 तक इन्वेस्टर्स को कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया था। तो आप देख सकते हैं कि हर एक स्टॉक में ऐसा समय आता है जब वो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टॉक किसी एक ही जगह पे 5-6 साल तक बिना किसी वजह के कंसोलिडेट होता रहता है। स्टॉक के एक जगह कंसोलिडेट होने की कोई वजह होती है और आम तौर पे वो वजह बिजनेस में आ रहा कोई चेंज ही होती है। इस बात को मैं आपको एडोबे का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ये कंपनी पहले प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, मतलब आप इसका कोई भी सॉफ्टवेयर पहले खरीदते तो आपको एक बार पैसा देना पड़ता और वो सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए आपके पास आ जाता। लेकिन उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया साल 2007 के आसपास कि हम लोग प्रोडक्ट बेचने की जगह सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस देना शुरू करेंगे। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस का मतलब है कि एक बार कोई पैसा दे और 1 महीने तक या 1 साल तक या 6 महीने तक प्रोडक्ट को यूज़ करे, उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाए और फिर से सब्सक्रिप्शन ले। तो ये बात स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लोगों को लगा कि स्टॉक कभी भी रिटर्न नहीं दे पाएगा और साल 2007 से 2013 तक स्टॉक एक ही जगह पे कंसोलिडेट होता रहा। लेकिन पिछले 10 सालों में स्टॉक प्राइस 10 गुना हो चुका है। तो ये होता है एक एग्जाम्पल कि किस तरह से बिजनेस में आ रहा चेंज कभी कभी स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आता है। उसकी वजह से स्टॉक एक जगह कंसोलिडेट होता रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लंबा रिटर्न दे सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से कभी कभी मैनेजमेंट का कोई डिसीजन शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छा होता है, कंपनी के स्टॉक प्राइस के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है आईटीसी में जो शॉर्ट टर्म में लोगों को लग रहा है कि आईटीसी एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि मैनेजमेंट का ये स्टेप लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो। आईटीसी के एमडी मिस्टर संजीव पुरी हैं और आईटीसी का बिजनेस 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एफएमसीजी बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होटल्स, पेपर एंड पैकेजिंग। इन 5 सेक्टर्स में आईटीसी बिजनेस करता है। लेकिन अगर आप देखें तो आईटीसी के मेजर रेवेन्यूज़ सिर्फ एफएमसीजी और सिगरेट बिजनेस से आते हैं। तो इस वीडियो में हम बाकी सारे बिजनेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ एफएमसीजी और सिगरेट बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं भी आईटीसी में इन्वेस्ट करता तो मैं सिर्फ सिगरेट और एफएमसीजी बिजनेस की ग्रोथ को लेके कंसर्न रहता। सबसे पहले हम इसके एफएमसीजी बिजनेस की बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो एफएमसीजी में आईटीसी के पास कई सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। आईटीसी का आशीर्वाद आटा, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, इसने ईयर 2019 में 4500 करोड़ रुपीस की सेल्स की थी। वहीं आप देख सकते हैं कि बिंगो और सनफीस्ट भी इनके काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं। आप इनके कुछ बड़े ब्रांड्स के नाम और उनकी सेल्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईटीसी सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने की ही कोशिश नहीं करता है, उन प्रोडक्ट्स को मार्केट का लीडर बनाने की भी कोशिश करता है। अगर आप देखें तो आईटीसी का आशीर्वाद आटा ब्रांडेड आटा में नंबर 1 पोजीशन पे है। आईटीसी का सनफीस्ट बिस्किट क्रीम बिस्किट में नंबर 1 पोजीशन पे है। इनकी क्लासमेट नोटबुक्स ब्रांडेड नोटबुक्स में या ऑर्गेनाइज सेक्टर नोटबुक्स में नंबर 1 पोजीशन पे है।
इनका यिप्पी नूडल्स में नंबर 2 पोजीशन पे आता है। इनका एंगेज डिओड्रेंट्स में नंबर 2 पोजीशन पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में एक लीडरशिप बनी हुई है। आप अपने स्क्रीन पे आईटीसी के कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स का नाम देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इन प्रोडक्ट्स का नाम ज़रूर पढ़ें। आप इसमें एक ब्रांड देख सकते हैं जिसका नाम है फैबल लग्जरी चॉकलेट्स बनाने का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, फैबल दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट भी बनाता है जिसका दाम 4.5 लाख रुपए पर केजी है। और अगर आप देखें तो इस ब्रांड के पास एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट बनाने का। आप अपने स्क्रीन पे आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस की लॉन्ग टर्म की रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से इनका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो होता जा रहा है इतने लंबे समय से। लोगों का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस में कैपिटल एलोकेशन अच्छा नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से आईटीसी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है इतने लंबे समय में, और मैनेजमेंट का कहना है कि एफएमसीजी बिजनेस अभी तक एक इन्वेस्टमेंट फेज में चल रहा था। इसका जो पे ऑफ है ये बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को और कंपनी को। तो मुझे जहाँ तक लगता है आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस से हमको कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि आईटीसी लगातार इनोवेट करता रहता है और अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे काम करता रहता है। आईटीसी हाल ही में अपने जूस बेचने के लिए एमवे से टाई अप किया है और आपको पता है कि एमवे किस तरह की कंपनी है और उसकी सेल्स पावर कैसी है। एमवे के सेल्समैन घर घर जाके सामान बेचते हैं और एमवे को एकदम अच्छे से पता है कि अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से बेचना है और इसका फ़ायदा भी आईटीसी को मिलने वाला है। अगर आप आईटीसी के सिगरेट बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टोबैको सेक्टर में एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है और उसका असर हर एक टोबैको कंपनी पे देखने के लिए मिल रहा है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिक्कत है क्या असल में। अगर आप देखें तो इंडिया में जितना भी टोबैको कंजम्पशन है उसका बस 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर से है और 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। यानी कि हर 100 सिगरेट जो इंडिया में बिकती है उसमें से 10 सिगरेट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की होती है और 90 सिगरेट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की होती है। और इसी वजह से इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इल्लीगल सिगरेट मार्केट बन जाता है। तो ऐसी क्या वजह है जिस वजह से 100 में से 90 इल्लीगल सिगरेट्स इंडिया में बिकती हैं? उसकी बस एक वजह है, वो है गवर्नमेंट का टैक्स। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी सिगरेट महंगी हो जाती है। वहीं अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी सिगरेट सस्ती हो जाती है और लोगों को सस्ती सिगरेट लेना ज़्यादा आसान पड़ता है। इसीलिए सरकार को हर साल स्मगल्ड सिगरेट की वजह से 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नुकसान सिर्फ उन कंपनियों का है जो कि ऑर्गेनाइज सिगरेट्स बनाती हैं। सरकार का है क्योंकि उसको टैक्स कम मिल पाता है क्योंकि 10% ही ऑर्गेनाइज सिगरेट्स बिकती हैं हमारे देश में और फ़ायदा इल्लीगल सिगरेट्स बेचने वालों का है। तो इससे हम बच इस तरह से सकते हैं कि सरकार को ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स पे सिगरेट का टैक्स बहुत कम कर देना चाहिए। उसकी वजह से लोग ब्रांडेड सिगरेट्स पीना शुरू करेंगे और अनऑर्गेनाइज्ड का जो मार्केट शेयर है सिगरेट में वो बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की सिगरेट्स ज़्यादा बिकेंगी तो सरकार के पास टैक्स भी ज़्यादा आएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सिगरेट के डिब्बे पे 85% वार्निंग वाली इमेजेस होनी चाहिए और बस 15% हिस्सा बचता है जिसपे कि सिगरेट अपने ब्रांड का नाम और बाकी चीज़ें लिखता है। वहीं दूसरी देशों में ये चीज़ बहुत कम है। इसी वजह से स्मगल्ड सिगरेट्स पे वो फ़ोटो बहुत छोटी बनी होती हैं और इसका भी एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है कि लोग वो वाली सिगरेट्स खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप देखें तो बाकी देशों में अगर आपको पर कैपिटा जीडीपी पे 2000 सिगरेट्स खरीदनी हो सबसे ज़्यादा बिकने वाले ब्रांड की, तो आपको पर कैपिटा जीडीपी का सिर्फ 2% 3% ही खर्च करना पड़ेगा।
वहीं इंडिया में आपको पर कैपिटा जीडीपी का 13% तक खर्च करना पड़ेगा। तो बाकी देशों में सिगरेट अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा आसान है इंडिया के मुकाबले। ये भी एक वजह है सिगरेट्स के कम बिकने का, और सिगरेट्स का इतना ज़्यादा महंगा होने की वजह इस पे लगने वाला टैक्स है। हमारे देश में 42% अडल्ट मेल्स टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, उसमें से केवल 7% लोग ही सिगरेट पीते हैं, 14% लोग बीड़ी पीते हैं, और बचे हुए 30% लोग सीधा टोबैको का ही कंजम्पशन करते हैं, वो स्मोक करना पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी की एडवांसमेंट हो रही है और रूरल एरियाज़ का अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों की पसंद बीड़ी से सिगरेट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है सिगरेट कंपनीज़ के लिए। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं आईटीसी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स सिगरेट बिजनेस पे लगा चुकी है कि बहुत ही कम चांसेस हैं आने वाले समय में उसमें टैक्स इंक्रीज़ करने का। या फिर हो सकता है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को मार्केट से बाहर करने के लिए सरकार कुछ टैक्स कम भी करे, क्योंकि उसकी वजह से सरकार को हर साल 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और कुल मिला के सिगरेट का बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि सिगरेट को बनाने में बस एक पेनी लगती है और वो बिकता है $1 में। तो आइए हम आईटीसी के फंडामेंटल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सही है। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया कि किस तरह से आईटीसी का एफएमसीजी अदर का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं कि आईटीसी का सिगरेट टर्नओवर साल दर साल कैसे कम होता जा रहा है, यानी ये कंपनी अपने आप को सिगरेट कंपनी से एफएमसीजी कंपनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि आईटीसी किस तरह से पिछले 10 सालों से अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा डिविडेंड हर साल देती आ रही है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का आरओई और आरओसीई कितना बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि कोई भी कंपनी जिसका कि आरओई और आरओसीई 15 से 20% के ऊपर हो, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो जो है वो 26 के आसपास है। मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी दूसरी कंपनी देख लेंगे एफएमसीजी की, उसका प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो आपको इतना कम नहीं मिलेगा। ये दिखाता है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर आप देखें तो कंपनी बहुत लंबे समय से लगातार एक बहुत ही अच्छा आरओसीई मेंटेन करके रखी हुई है। अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 14% CAGR के आसपास रही है, वहीं स्टॉक प्राइस रिटर्न सिर्फ 7% CAGR का रहा है। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक प्राइस रिटर्न नहीं दे पाई है। ये भी दिखाता है कि प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस ग्रोथ में एक बहुत बड़ा डेविएशन है और कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दिखा सकती है। अगर आप आईटीसी का पिछले 5 साल का मीडियन पीई देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 31 के आसपास है, और वहीं आईटीसी अभी 16 के पीई के आसपास मिल रहा है। ये भी दिखाता है कि ये स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। आप देख सकते हैं कि आईटीसी का पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया रहा है, वहीं नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है। आईटीसी के पास लगभग 60,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं, जो कि ये दिखाता है कि ये कंपनी रिसेशन या किसी भी तरह के डिप्रेशन को सरवाइव करने का भी दम रखती है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आईटीसी को लोग जनरली वीएसटी इंडस्ट्रीज से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वीएसटी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे देश की। आप देखें तो पिछले 5 साल में वीएसटी इंडस्ट्रीज की सेल्स ग्रोथ आईटीसी से बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। पिछले 10 सालों में भी आईटीसी की सेल्स ग्रोथ 2% के आसपास की और वीएसटी की 11% के आसपास की। आप प्रॉफिट ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों के देख सकते हैं, और इसी तरह का डिफरेंस स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से आईटीसी को पूरी तरह से वीएसटी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आईटीसी
एक प्योर टबैको कंपनी नहीं है, वहीं VST एक प्योरली टोबैको कंपनी ही है। अभी हाल ही में ITC में एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में एक चेंज किया है। ये इस साल अपनी अर्निंग्स का 80% डिविडेंड दे देंगे और ये मीडियम टर्म तक ऐसे ही रहने वाला है, यानी हो सकता है कि अगले 2-3 साल तक हमें इस तरह का डिविडेंड देखने को मिले। तो इस बार अगर ITC का अर्निंग पर शेयर 13-14 रुपये के आसपास रहता है तो हो सकता है कि हमें 10-11 रुपये का डिविडेंड ITC की तरफ से मिले, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्या हमें इस प्राइस पे ITC में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इसकी जो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको वीडियो में ना समझ में आई हो, आप वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते। और भी कोई ऐसी कंपनी हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करें, तो हमें कमेंट करके उस कंपनी का नाम ज़रूर बताएं।